तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन अपना नया चैप्टर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही इजी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इन फ्यूचर भी इम्पोर्टेंट और इन प्रेजेंट भी इम्पोर्टेंट नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसके लिए? बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है भाई, आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा और केमिस्ट्री में भी, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। इसके 2 पार्ट अपने हैं, 2 यूनिट इसकी हैं। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, ध्यान रखना भाई। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। ऊष्मा गतिकी प्रथम। ठीक है भाई, समझ लेना अच्छे से, बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं आपको इसको अच्छे से समझा रहा हूँ, बस बिल्कुल सामने देखते रहो और समझते रहो, सब कुछ दिमाग में एज यहाँ पे बैठ जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो भाई, जो थर्मोडायनेमिक्स है, जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है, वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक आपका थर्मो और दूसरा है डायनेमिक्स। सही है क्या? एक है थर्मो, दूसरा है डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट, मतलब ऊष्मा। और दूसरा है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। क्या होता है? मोशन, या फिर आप कह सकते हो स्पीड। ठीक है, जिसको आप कहते हो गति। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो थर्मोडायनेमिक्स है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक थर्मो, दूसरा डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, हीट का मतलब होता है ऊष्मा। डायनेमिक्स का मतलब होता है या तो मोशन, या फिर फ्लो, या फिर स्पीड। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? गति। फ्लो भी आप कह सकते हो, यहाँ पे फ्लो भी आप कह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहना। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विथ फ्लो ऑफ हीट एंड वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट आर स्टडी कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद heat and their motions and various form of energy transformation are called thermodynamics। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा की गति और ऊष्मा के विभिन्न रूपों में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा गतिकी अपन कहते हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है भाई, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद हीट एंड फ्लो ऑफ हीट एंड ऑल्सो वेरियस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अब इस थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले अपने को कुछ टर्म्स हैं, उनको पढ़ना है। सबसे पहले टर्म्स अपने पास सिस्टम। सबसे पहले अपने पास टर्म है सिस्टम, जिसको आप कहते हो या तो तंत्र, या आप कहते हो निकाय। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। देखो, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको स्टडी के लिए सेलेक्ट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। यूनिवर्स का वो पार्ट, कितना बड़ा यूनिवर्स है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का ऐसा पार्ट जिसको हम स्टडी के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, उसी को क्या कहोगे आप? सिस्टम कहोगे। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, अपने को उस रूम की स्टडी करनी है, तो वो रूम क्या हो गया आपका? सिस्टम हो गया। वो रूम क्या हो गया? सिस्टम हो गया। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, which select for study called system। ब्रह्मांड का वह भाग जिसे अध्ययन के लिए चुना जाता है क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। जैसे मान लो आपके पास एक चाय का कप है,
आपको उस चाय के कप की स्टडी करनी है, उसके अंदर क्या है। तो जो चाय का कप है वो क्या होगा आपका सिस्टम। पूरे ब्रह्मांड का वो पार्ट जिसको आपको स्टडी के लिए सेलेक्ट करना है वो क्या होगा आपका सिस्टम होगा। दूसरा जो है वो है सराउंडिंग। दूसरा जो अपने पास डेफिनेशन आप यहाँ पे आएगी वो है सराउंडिंग, जिसको आप बोलते हो परिवेश, हिंदी में उसको कहते हैं परिवेश। ठीक है भाई। ये कहा जाता है द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड यूनिवर्स, सॉरी इज कॉल्ड सराउंडिंग। आप लिख सकते हो द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स is called, rest part of universe is called surrounding। समझ गए मतलब क्या है इसका। तंत्र के अलावा ब्रह्मांड का बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा। तंत्र के अलावा ब्रह्मांड का बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा। ठीक है भाई। तीसरा आता है बाउंड्री। तीसरा आपका आता है बाउंड्री, हिंदी में इसको कहते हैं परिसीमा। हिंदी वाले नाम हैं जो बड़े अटपटे हैं, इसलिए आप इंग्लिश थोड़ा प्रेफर करना भाई। ठीक है, समझा मैं दोनों देता हूँ। बाउंड्री, अब जो बाउंड्री होती है वो इमेजिनरी भी हो सकती है, मतलब और रियल भी हो सकती है, हाइपोथेटिकल भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है और आभासी भी या फिर वास्तविक भी हो सकती है। काल्पनिक की आभासी बात एक ही है, काल्पनिक की आभासी या फिर वास्तविक भी हो सकती है। कौन, परिसीमा बाउंड्री क्या होती है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है, एक ऐसी हाइपोथेटिकल या फिर रियल लाइन जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है, क्या कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है। आप लिख सकते हो दी रियल और इमेजिनरी hypothetical, the real or imaginary line which separates out system and surrounding, which separate out system and surrounding। ऐसी काल्पनिक या वास्तविक लाइन जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है क्या कहलाती है, परिसीमा कहलाती है। बाउंड्री में भी रियल, बाउंड्री में भी आइडियल। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, आपको एक चाय का कप लिया, आपने उसको स्टडी करनी है। ठीक है, ये चाय का कप है। अब इसके अंदर क्या है, चाय है। ये जो मेरा चाय अंदर है उसकी स्टडी करनी है, तो चाय क्या हो गया, अपना सिस्टम हो गया। इस चाय के अलावा कप के बाहर जो भी है वो क्या है, कप के बाहर जो भी है वो क्या है, वो है आपका यूनिवर्स है। ठीक है, जिसको आप सराउंडिंग कहते हो वो है। अब आपको सराउंडिंग है और ये सिस्टम है, दोनों को सेपरेट कर रही है इस कप की वॉल, वो आपको दिखाई दे रही है। तो उस वाले केस में वो बाउंड्री कैसी हो गई, रियल हो गई। लेकिन ऊपर जो आपका कप है वो खुला हुआ है। ठीक है, वहाँ भी सराउंडिंग तो है ही, कप के बाहर, चाय के बाहर क्या है, सराउंडिंग है। तो वहाँ जो सिस्टम है वो तो चाय है और जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो क्या है, आपका सराउंडिंग है। तो क्या सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफ्रेंशिएट कर रही है वो आपको दिखाई दे रही है, क्या नहीं दे रही। मतलब जो चाय का वो जो कप का खुला हुआ पोर्शन है वो सराउंडिंग से किस चीज़ के द्वारा सेपरेट हो रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो उस वाले केस में जो बाउंड्री होगी वो कैसी होगी, इमेजिनरी या फिर हाइपोथेटिकल बाउंड्री होगी। ऐसी बाउंड्री जिसको आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, वो तो क्या हो जाएगी, रियल। जिसको आप नहीं देख सकते वो क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। तो बाउंड्री में भी रियल, बाउंड्री में भी आइडियल, सॉरी आइडियल नहीं, में भी इमेजिनरी। ठीक है, ये आपका हो गया। दोनों का अगर आप एक साथ दिखाना चाहो तो लिख सकते हो। ये आपका सिस्टम है, ये आपका यूनिवर्स है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका सराउंडिंग हो गया। और यहाँ पे कोई क्या होगी,
यहाँ पे आपकी क्या होगी, बाउंड्री। अभी इस वाले केस में जो बाउंड्री है ये इमेजिनरी है, दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए ये वाला क्या हो गया, बाउंड्री हो जाएगी। तो ये आप इसको बना सकते हो। ठीक है भाई, ये जो अपना बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है और बाउंड्री क्या होती है। अब देखो आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी पोर्शन है, समझते जाओ ध्यान से। अपना जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखो क्या होते हैं, जो सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सिस्टम्स आर ऑफ 3 टाइप्स। सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला ओपन सिस्टम, सबसे पहला ओपन सिस्टम जिसको आप कहते हो खुला तंत्र। ठीक है भाई। दूसरा क्लोज सिस्टम जिसको आप कहते हो बंद तंत्र। तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम जिसको आप कहते हो विलगित तंत्र। कुछ नहीं है, बस केवल देखते जाओ आप। ओपन सिस्टम देखो, सिस्टम पढ़ लिया, सराउंडिंग पढ़ लिया, बाउंड्री पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं ओपन सिस्टम। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, मैटर पढ़ रखा होगा। मैटर, मैटर मतलब द्रव्य, कोई पदार्थ है आपका। ठीक है, जैसे चाय है, चाय क्या है, मैटर है, पदार्थ है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें एक तो आपकी होती है एनर्जी, एक होता है मैटर। तो ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग के साथ, ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग के साथ मैटर भी एक्सचेंज हो सके और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ओपन सिस्टम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैटर ये क्या होगा, एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होगा किसके साथ, विद सराउंडिंग, विद सराउंडिंग। और एनर्जी जो है, एनर्जी जो है वो भी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, आपका मैटर भी एक्सचेंज हो जाएगा और आपकी एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाएगी। तो ऐसे वाले सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम अपन कहते हैं। क्या कह सकते हो आप, वो सिस्टम जिसमें सराउंडिंग के साथ द्रव्य का भी और ऊर्जा का भी, दोनों का आदान प्रदान हो सकता है, क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। इसका आप एग्जांपल दे सकते हो, हॉट टी, ठीक है, इन कप, हॉट टी इन कप। जो आपका कप होता है, खुला कप होता है, उसमें गर्म चाय अगर रखी हुई है तो गर्म चाय तो वहाँ से भाप निकलेगी। भाप का मतलब क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी सराउंडिंग में एक्सचेंज हो रही है क्या, अरे बाहर की एनर्जी चाय में आ रही है, तो तभी तो चाय क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। और अंदर की चाय की एनर्जी बाहर जा रही है, जो गर्म उसकी जो भाप थी वो तो बाहर जा रही है, एनवायरनमेंट में जा रही है, और एनवायरनमेंट की एनर्जी कहाँ आ रही है, अंदर आ रही है। तो एनर्जी का एक्सचेंज इजीली हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तभी तो चाय ठंडी हो जाती है पड़ी पड़ी। दूसरा मैटर का भी एक्सचेंज हो जाता है। अगर हम चाय को दूसरे कप में ट्रांसफ़र कर लें या फिर गिरा दें नीचे तो गिर सकती है, तो वहाँ पे मैटर का भी क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। समझ में आया, वेरी गुड। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग के साथ, किसका, ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग के साथ एनर्जी का भी और मैटर का भी, दोनों का एक्सचेंज होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हॉट टी इन ओपन कप, खुले कप में गर्म चाय, खुले कप में गर्म चाय किसका एग्जांपल है। आप ये भी कह सकते हो खुले बर्तन में गर्म पानी, खुले बर्तन में गर्म पानी भी आप कह सकते हो, किसी का एग्जांपल है, ओपन सिस्टम का एग्जांपल्स है। दूसरा आपका क्लोज सिस्टम, दूसरा आपका क्लोज सिस्टम। देखो अब अपन ने जो चाय आपने ले रखी थी उसके ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया, उसको कवर कर दिया, ढक दिया। तो ढक दिया तो क्या अगर आप उस मैटर को, चाय को नीचे गिराना चाहोगे, गिर जाएगी क्या,
नहीं गिरेगी। लेकिन क्या चाय 1 घंटे बाद में ठंडी हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चाय से एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जो गर्म चाय है वहाँ से जो भाप है वो निकल जाएगी, चाय क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दो द सिस्टम इन विच एनर्जी आर एक्सचेंज विद सराउंडिंग बट मैटर इज नॉट एक्सचेंज विद सराउंडिंग। ऐसे सिस्टम जिनमें, ऐसे तंत्र जिनमें परिवेश के साथ ऊर्जा का तो आदान प्रदान होता है लेकिन द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? बंद तंत्र कहलाते हैं। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा बट एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, वेरी गुड। इसका एग्जाम्पल्स आप क्या दोगे? हॉट टी इन कवर्ड कप, ढके हुए कप में गर्म चाय, इसका क्या होगा? एग्जाम्पल होगा। तीसरा दो, आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित तंत्र। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो और ना ही मैटर एक्सचेंज हो। ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग के साथ ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो और ना ही मैटर एक्सचेंज हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, मैटर एक्सचेंज, बोलो मैटर एक्सचेंज जय हो, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। एनर्जी एक्सचेंज बोलो जय श्री राम, एनर्जी एक्सचेंज ये भी नहीं होगा। वेरी गुड। आप एग्जाम्पल बताओ। सर थर्मस, वेरी गुड। थर्मस इसका एग्जाम्पल नहीं है। अगर आपको लिखना ही है तो आप लिखो आइडियल थर्मस, आप लिखो आइडियल थर्मस। सर ये क्या बला आ गई, हम तो थर्मस जानते थे, ये आइडियल थर्मस कहाँ से आ गया? कहीं से नहीं आया, वही है अपना आइडियल थर्मस। आइडियल नाम की तो कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आदर्श नाम की कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं पाई जाती है, केवल उनकी कोरी कल्पना की गई है कि आदर्श नाम की भी कोई चीज़ होती होगी। ना तो कोई आदर्श गैस होती है, ना ही कोई आदर्श थर्मस होता है, कुछ भी आदर्श नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो जो नॉर्मल अपना थर्मस होता है, अगर उसमें चाय या अपना गर्म पानी डालते हैं तो वो लगभग 10-20 घंटे 24 घंटे के लिए मान लो गर्म रह भी जाता है, लेकिन वो अगले दिन फिर से क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। अरे आइडियल थर्मस वो होता है, ऐसा थर्मस लें जिसमें ज़िंदगी भरी क्या रहे, गर्म डाल दी तो गर्म रहे, ठंडी डाल दी तो ठंडी रहे, मतलब वहाँ से एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाए। तो ऐसी चीज़ आज तक कोई बनी ही नहीं है। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है कि हमने आज गर्म रखा और जब हमारी अगली पीढ़ी आएगी वो उसको गर्म की गर्म ही पाए। ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा कोई वेसल सब बना नहीं है। तो जो आपके आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं उनमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है और ना ही क्या होता है? मैटर एक्सचेंज होता है। उन्हें हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम अपन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दोगे? आइडियल थर्मस, आइडियल कुछ बना तो है नहीं, तो हम क्या कह देंगे? आइडियल थर्मस अपन कह देंगे। अच्छी बात है, वेरी गुड। अब चाहो तो आप इनके फ़ोटो बना सकते हो। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। जो भी एक्सचेंज हो रहा है किसके साथ हो रहा है? ध्यान रखना, सराउंडिंग के साथ हो रहा है। ये आपका सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी है, चलो मैं लिख रहा हूँ, एक तरफ एनर्जी लिख रहा हूँ, एक तरफ मैटर लिख रहा हूँ। ये मैटर है और ये एनर्जी है। क्या दोनों सराउंडिंग के साथ हो रहे हैं एक्सचेंज? वेरी गुड, दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं। क्लोज सिस्टम में बनाओ डब्बा। इधर लिखो आप एनर्जी, इधर लिखो आप मैटर।
तो मैटर तो एक्सचेंज नहीं होता, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। सेम आइडियल आइसोलेटेड में बनाओ। इधर आप लिखोगे मैटर, कहीं भी लिख सकते हो, किधर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, उधर लिखो, ठीक है। इधर आप लिखोगे एनर्जी, तो ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगी और ना ही क्या होगा आपका, ना ही आपका होगा मैटर एक्सचेंज होगा। तो अब आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम समझ में आ गए होंगे। कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। खुला तंत्र, बंद तंत्र और विलगित तंत्र। बहुत ही बढ़िया, बस समझ में आ गया होगा आपको। वेरी गुड। अब अपन चलते हैं अपनी अगली हेडिंग की तरफ। तो पहले अपन तंत्रों के गुण ही खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन प्रोसेस। मज़ा आ रहा है तो कृपया हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। ठीक है भाई, ओके। तो चलो, वेरी इंपॉर्टेंट अपनी हेडिंग है तंत्रों के गुण। तंत्रों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो कृपया बुरा नहीं माने आप। ठीक है, कृपया आप बुरा नहीं माने। अरे सुन तो रही हो ना, बस सुनना है, समझ में आना चाहिए। हैंड राइटिंग को क्या चाटना है क्या? ठीक है। तंत्रों के गुण, कितने गुण होते हैं? जनरली 2 ही गुण होते हैं। पहला गुण एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सीधा लिख लो, प्रॉपर्टी लिख लो। दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हिंदी मीडियम के छात्र कृपया वीडियो को बंद ना करें, मैं साथ साथ हिंदी भी बोलता जा रहा हूँ। देखो क्या होता है, मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं सजेस्ट करूँगा ज़िंदगी में आपको इंग्लिश ही यूज़ करनी है। केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ोगे आगे, बीएससी के बाद में एमएससी वैसी करोगे तो एमएससी पूरी इंग्लिश में चलती है। ठीक है, तो अभी से आप आदत बना लो इंग्लिश पढ़ने की। ठीक है, अभी से आप आदत बना लो इंग्लिश पढ़ने की। और एक चीज़ और आप मैं बता दूँ कि हिंदी के जो वर्ड हैं केमिस्ट्री में, जो हिंदी के वर्ड में बड़े अटपटे हैं, आपको याद भी नहीं होंगे, कन्फ्यूज भी हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं उनकी मीनिंग उनकी डेफिनेशन में छुपी होती है, या फिर जो आपकी डेफिनेशन है वो उनकी मीनिंग में ही छुपी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इनको हिंदी में जब आप देखोगे ना, तो इनको तो कहते हैं गहन गुण और इनको कहते हैं विस्तीर्ण गुण। इनको तो कहा जाता है विस्तीर्ण गुण, इनको कहा जाता है गहन गुण, इनको कहा जाता है। बड़े नाम बड़े अटपटे हैं, नाम इनके बड़े अटपटे हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इंग्लिश प्रीफर करें। मैं समझा रहा हूँ ना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, एक भी क्वेश्चन आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और इतनी गारंटी देता हूँ कि आप कोई फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम दो, नॉर्मल एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम दो और कोई से एग्जाम दो, उसमें से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊँ आपको। अभी नवोदय के एग्ज़ाम लगे थे थोड़े दिन पहले, उस नवोदय के एग्ज़ाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन सीधे सीधे इसमें से आए थे। और इस बार जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम थी, थर्मोडायनेमिक्स से कम 8 से 10 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट ग्रेड पेपर उठा के देख लेना आप, मैं पढ़ा रहा हूँ समझते जाना। फर्स्ट ग्रेड का पेपर उठा के देख लेना, 8 से 10 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे सिंगल क्वेश्चन बस टिक करते ही आंसर आपको मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन उसमें आए थे, समझते जाना। ये जो टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है? इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं खास, कुछ नहीं इसमें, बस केवल समझना है आपको। सबसे पहला मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, क्या समझा रहा हूँ? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट डिपेंड करती है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, समझते जाना। दोज प्रॉपर्टी which depends upon
which depends upon amount of matter are called extensive property। ऐसी प्रॉपर्टी जो मात्रा पर निर्भर करती है, पदार्थ के ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? मात्रात्मक गुण भी कहलाते हैं इनको। और क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मात्रात्मक गुण। ठीक है भाई। और इनको क्या कहा जाता है? विशिष्ट गुण। ध्यान रखना भाई, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उनको मात्रात्मक गुण भी कहा जाता है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी उनको विशिष्ट गुण भी कहा जाता है। मतलब समझाऊंगा, चिंता मत करो। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट पे डिपेंड करती है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? अमाउंट डिपेंडेंट, मात्रात्मक गुण भी कहा जाता है। समझ में आया क्या? अच्छे से, बस यही है, ख़त्म हो गया। अब एग्जाम्पल समझो इसको। हाँ, एग्जाम्पल्स भी आपको याद नहीं रखने हैं, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, केवल अच्छे से समझते जाओ, आपका काम बन जाएगा। अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। अपने को तो अपने से लेना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो अमाउंट पे डिपेंड करती है क्या कहलाती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। रटना नहीं है, समझो मेरे साथ। टेम्परेचर है, टेम्परेचर, ठीक है। आपने एक बड़ा सारा बर्तन ले रखा है, वेसल्स ले रखा है, जिसमें खूब सारा पानी है। मान लो 100 लीटर पानी है, और उस 100 लीटर पानी का टेम्परेचर कितना है? वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। आपने जो एक वेसल ले रखा है, बड़ा सारा बर्तन ले रखा है, उसमें पानी भरा हुआ है, कूट कूट के पानी भरा हुआ है, भर भर के पानी उसमें भरा हुआ है। मान लो 100 लीटर पानी उसमें भरा हुआ है, 1000 लीटर मान लो, और कुछ भी मान लो, आपको जितना मन में है उतना लीटर मानो। सर मैं तो 1 लीटर मानूंगा, 1 लीटर मान लो, आपकी इच्छा। तो हमने क्या किया? 1000 लीटर उसमें पानी भरा है, और पूरे पानी का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे अपने उसमें थर्मामीटर डाला तो हमें दिखा कि पानी का टेम्परेचर तो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का टेम्परेचर है। हमने क्या किया? एक बाल्टी उसमें से भरी और निकाल ली साइड में, और उस बाल्टी में हमने जैसे ही थर्मामीटर डाला तो हमने देखा कि उस पानी का टेम्परेचर कितना आया? 100 से कम, 100 से ज़्यादा, या 100 कितना आएगा? अगर उस 1000 लीटर पानी में से एक बाल्टी भर के अपन साइड में निकाल लेते हैं, और फिर उसमें अगर अपन थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर नोट करते हैं, तो बताओ उस बाल्टी वाला जो पानी है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, कम होगा, या ज़्यादा होगा? आपका आंसर का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप आंसर दे रहे हो ना? वेरी गुड। तो जिसने भी आंसर दिया है कि बाल्टी के पानी का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, उसका आंसर बिल्कुल से करेक्ट है। बिल्कुल उसका आंसर क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। अरे जो पानी है वो बाल्टी में था तो भी उसका टेम्परेचर कितना था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने उसको 1000 लीटर में डाल दिया तो भी उसका टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री। ऐसा थोड़ी है। आपने 100 लीटर पानी ले रखा है जिसका टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने साइड में एक पानी और ले रखा है 50 लीटर, उसका टेम्परेचर भी कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने दोनों पानी को मिला दिया, टोटल पानी कितना हो गया? 150 डिग्री, सॉरी, टोटल पानी कितना हो गया? 150 लीटर। तो क्या जो ताप है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? फिर से सुनो, एक बर्तन ले रखा है आपने, उस बर्तन में कितना पानी ले रखा है? कितना पानी ले रखा है? आपने 100 लीटर पानी ले रखा है, और उसका ताप भी कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 लीटर पानी का ताप अपने कितना माना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना है। दूसरा एक बर्तन है जिसमें 50 लीटर पानी है, और उसका ताप कितना है? उसका ताप भी कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। हमने उठा के 100 डिग्री में 100 लीटर वाले में उसको मिला दिया, तो अब कुल पानी कितना हो गया? 150 लीटर। तो 100 डिग्री तो उस पहले वाले का ताप था, और 100 डिग्री बाद वाले का ताप था। तो जब हमने दोनों को मिलाया तो क्या 150 लीटर पानी का ताप 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा क्या? नहीं होगा। कितना रहेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो मुझे बताओ, क्या जो ताप आपने लिया है वो मात्रा पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा? जो ताप है वो मात्रा पर निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या कहा? नहीं कर रहा। वेरी गुड। जिसने भी ये कहा कि जो ताप है वो मात्रा पर निर्भर नहीं करता, उसका आंसर बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। अरे आपने 100 लीटर पानी लिया, एक बाल्टी पानी ली, 1000 बाल्टी पानी लिया, सबका टेम्परेचर तो क्या है? सेम है। आप कितना ही अमाउंट ले लो,
अरे आप 1000 लीटर पानी का टेम्परेचर नोट कर लो, उसमें से 100 लीटर निकाल के अलग रख लो, 500 लीटर निकाल के अलग रख लो, उसका टेम्परेचर नोट कर लो। टेम्परेचर हमेशा क्या आएगा, जो फिक्स टेम्परेचर वही आएगा भाई। 100 डिग्री आपने लिया तो 100 डिग्री ही आएगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। तो टेम्परेचर क्या अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो क्या टेम्परेचर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी क्या, नहीं होगी। ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करती है क्या कहलाती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो मुझे बताओ इसके जो एग्जांपल्स हैं, क्या उसमें हम कह सकते हैं क्या, मास द्रव्यमान जिसको आप कहते हो, अरे 5 किलो 2 किलो, क्या द्रव्यमान अमाउंट पे डिपेंड करता है क्या, बिल्कुल सही है। 1 किलो 2 किलो 5 किलो, अगर जैसे जैसे मात्रा बढ़ाओगे प्रॉपर्टीज भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, अमाउंट बढ़ता जाएगा ना। मात्रा जैसे आप किलो में मात्रा बढ़ा रहे हो तो जो सब्सटेंस है उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। वो किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो द्रव्यमान कैसा है, अमाउंट डिपेंडेंट है, द्रव्यमान मात्रा पर निर्भर करता है। दूसरा बोलो आयतन, वॉल्यूम, क्या डिपेंड करता है मात्रा पे, बिल्कुल करता है सर। 1 लीटर 5 लीटर 10 लीटर बढ़ा रहे हो, प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये कैसी प्रॉपर्टीज है, कैसी प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। समझ में आया, इतना समझ में आया, वेरी गुड। और एग्जांपल्स देखो, मैं जैसे जैसे आपको याद आते जाएंगे वैसे वैसे लिखा जाऊँगा। पहले हम क्या लिखते हैं, इंटेंसिव लिख लेते हैं अपन। पहले अपन क्या लिख लेते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी अपन लिख लेते हैं। चलो और देखो, पहले और देख लो। मुझे बताओ क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अपन ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, जो आपके विस्तीर्ण गुण हैं हम उनको जोड़ या घटा सकते हैं क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम जोड़ या घटा सकते हैं क्या, बिल्कुल घटा सकते हैं। अरे आपने 1 किलो और 5 किलो को जोड़ दिया, कितना हो गया, 6 किलो हो गया, सही है क्या। तो आपको जोड़ सकते थे क्या, अरे 100 किलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को जोड़ के 150 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ी कह दोगे, ठीक है ना। तो ताप को जोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है भाई। तो हम ये कह सकते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर पॉसिबल, ठीक है, ध्यान रखना। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उनको हम जोड़ या घटा सकते हैं, अच्छे से दिमाग में बैठा रहना, बहुत काम में आने वाले हैं ये पॉइंट्स। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। अरे 1 लीटर 5 लीटर को जोड़ दिया 6 लीटर हो गया ना, 10 किलो 15 किलो को जोड़ दिया 25 किलो हो गया, तो जुड़ रहे, ठीक है, वेरी गुड। अगला चलते हो आप। हाँ, और एक एग्जाम्पल और बताओ। आपने नाम सुना होगा एंट्रोपी का, नाम सुना होगा आपने, एंट्रोपी। एंट्रोपी तो अव्यवस्था, एंट्रोपी क्या होती है, अव्यवस्था। एक जगह आपके पास 5 लोग बैठे हैं, दूसरी जगह आपके पास 50 लोग बैठे हैं, कौन से लोग अव्यवस्था ज़्यादा फैलाएंगे, लोग जितने ज़्यादा होंगे अव्यवस्था उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं, एक क्लास में 20 स्टूडेंट बैठे हैं, कौन से स्टूडेंट अव्यवस्था ज़्यादा फैलाएंगे, जिसमें 50 स्टूडेंट बैठे हैं। तो अव्यवस्था ही क्या होती है, एंट्रोपी होती है। अव्यवस्था का माप ही, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन ध्यान रखना एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, मात्रा पे डिपेंड करती है, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा अव्यवस्था, जितने ज़्यादा गैसों के पार्टिकल्स उतनी ज़्यादा अव्यवस्था। आपने पढ़ रखा होगा, कभी सुना हो तो, ठोस द्रव और गैसों में गैसों की जो एंट्रोपी होती है वो ज़्यादा होती है, सबसे कम किसकी होती है, ठोसों की। गैसों में जो कण होते हैं वो बहुत दूर 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 के होते हैं, फैले होते हैं, जिसकी वजह से उनकी एंट्रोपी क्या हो गई, ज़्यादा। द्रवों में कण पास पास होते हैं, एंट्रोपी क्या हो गई, कम। ठोसों में कण और भी पास पास होते हैं, एंट्रोपी क्या हो गई, और भी कम, ठीक है। तो हमने कहा जो आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उनको हम जोड़ या घटा सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर पॉसिबल। अगला चलते हैं अपन इंटेंसिव प्रॉपर्टी की तरफ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी
क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? अरे बोल भी दो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब ध्यान रखना वो अमाउंट डिपेंडेंट थी या नेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन those property which depends upon nature of substance, ठीक है। जो पदार्थ के नेचर पे, प्रकृति पर निर्भर करती है। पदार्थ के ऐसे गुण जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? गहन गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गहन गुण कहलाते हैं। पदार्थ के ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं। विस्तीर्ण गुण जो हैं उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। गहन गुण ऐसे गुण जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हो आप? गहन गुण या फिर विशिष्ट गुण भी अपन उनको कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया इसका टेम्परेचर। क्या हो गया? टेम्परेचर, ताप। अभी कहा था ना, क्या ताप को जोड़ा जा सकता है? क्या नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक है ना। ताप को तो सबका अलग अलग होता है। पानी का ताप अलग होता है, दूध का ताप अलग होता है, बेंजीन का ताप अलग होता है। सबका ताप क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है ना। सबका ताप क्या होता है? अलग अलग होता है। सॉरी 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 किसी ने याद किया है, पता नहीं कौन है। समझ में आ गया? टेम्परेचर। और बताओ, आपने सुना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कैसी प्रॉपर्टी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी प्रॉपर्टी है? कैसी है? बिल्कुल सही, ये है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, जो ओनली नेचर पे डिपेंड करती है। वो क्या है? बोलो क्या है? वेरी गुड, वो है आपकी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी होती है। एग्जाम्पल्स मैं बहुत सारे कराऊंगा, चिंता मत करो। फिलहाल मैं आपको ये पॉइंट लिखवा देता हूँ, फिर आपसे खुद से पूछूंगा एग्जाम्पल्स कौन किसका किसका क्या होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे एडिशन एंड subtraction of intensive property are not possible, are not possible। और एक नोट आप डाल के और लिख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको दे रहा हूँ। वो ये है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एक्सटेंसिव ओवर एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फटाफट समझते जाना। अब मैं आपको पूछूं, मुझे बताओ प्रेशर, प्रेशर कैसी है? एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है? मिटा देता हूँ एक बार इनको, मैं ऊपर आपको पूछ लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स में पूछ रहा हूँ आपको। प्रेशर एक्सटेंसिव है या फिर इंटेंसिव है? तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स, बल, जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा बल। क्या अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है? क्या बिल्कुल कर रहा है। कैसी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एरिया, क्षेत्रफल, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, अमाउंट पे डिपेंड करता है। कैसी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव।
तो आपका जो प्रेशर है वो कैसा है, इंटेंसिव। वेरी गुड। तो बताओ मुझे डेंसिटी कैसी होगी, घनत्व कैसा होगा। ताप हो गया आपका, दाब हो गया, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व आप मुझे बताओ। यहाँ पे आप अपवर्तनांक भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है भाई। ओके। डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। मास देखो कैसा सर, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कैसा सर, एक्सटेंसिव। इज इक्वल टू क्या होगा, इंटेंसिव। तो आपकी जो डेंसिटी है वो कैसी है, इंटेंसिव होती है। मुझे बताओ कलर, कलर कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। अरे आपके पास मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन है, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन कैसे कलर की होती है, हल्के पीले कलर की होती है, ठीक है। आपने 50 किलो मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन ले रखी है और आपने 1 ग्राम मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन ले रखी है, तो ऐसा थोड़ी है कि 1 ग्राम मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन तो बिल्कुल ही कलरलेस होगी और 50 किलो जो मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन है वो बहुत सारे पीले कलर की होगी, ऐसा थोड़ी है। उसका कलर तो क्या है, फिक्स है, अमाउंट पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। अरे कलर अमाउंट पे डिपेंड करता है क्या, आपने 5 किलो चीनी ली, 10 किलो चीनी ली, तो ऐसा तो है नहीं कि 5 किलो चीनी तो सफ़ेद है और 10 किलो चीनी काली हो गई या लाल हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। कलर तो सेम रहेगा हमेशा, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे। हर पदार्थ का कलर क्या होगा, अलग अलग होगा, उसकी प्रकृति पर निर्भर वो करता है। तो कलर कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, ठीक है। और मुझे बताओ स्मेल, जिसको आप कहते हो ऑर्डर, स्मेल कैसे प्रॉपर्टी है, गंध, जिसको आप कहते हो गंध, आप कहते हैं ना बास, खुशबू, कैसी प्रॉपर्टी है। हाँ सर, जब हम जीरा से सेंट लगाते हैं तो जीरा से खुशबू आती है, जब हम खूब सारा सेंट लगाते हैं तो खूब सारी खुशबू आती है, ऐसा थोड़ी होता है। खुशबू थोड़ी चेंज होती है, क्या खुशबू चेंज होती है क्या, अरे कितना ही लगा लो खुशबू तो वही रहेगी ना। तो आप क्या कहोगे कि ये भी किस पे डिपेंड करता है, परफ्यूम पे डिपेंड करता है। आप कौन सा परफ्यूम लगा रहे हो उस हिसाब से क्या है कि आपकी खुशबू आएगी। तो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है या नेचर पे डिपेंड कर रहा है, वेरी गुड, किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे। तो जो ऑर्डर या स्मेल है वो भी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और मुझे बताओ आप, और मुझे बताओ क्वथनांक, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या तो बॉइलिंग पॉइंट कह दो आप या फिर मेल्टिंग पॉइंट आप कह दो। बोलो कैसे हैं, मात्रा पे निर्भर करते हैं या फिर नेचर पे निर्भर करते हैं। हाँ, नेचर पे निर्भर करते हैं। सबके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अरे आपको पिघलाना है, मान लो आपको किसी का गलनांक याद करना है, ठीक है। जैसे मान लो यूरिया का गलनांक कितना होता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप चाहे इसे जरा सा यूरिया लेके पिघलाओ या थोड़ा खूब सारा यूरिया लेके पिघलाओ, यूरिया लेके पिघलाओ, कितने डिग्री पे पिघलेगा वो, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वो पिघलेगा। लेकिन देखो यूरिया हो गया, बेंजीन हो गई, सबके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, अलग अलग। तो ये भी कैसे हैं, कैसे हैं, इंटेंसिव। ये भी कैसे हैं, इंटेंसिव ये हैं। और बताओगे, और एग्जांपल्स आपको पूछे जाएं, चलो और एग्जांपल्स मैं आपको पूछता हूँ, तो आप मुझे बताना, आप मुझे बताना। ओके, सांद्रता बताओ भाई, सांद्रता बताओ। देखो शांता हो गया, विस्कासिता हो गया, विस्कोसिटी, ये भी कैसा है, इंटेंसिव। कैसा है, इंटेंसिव, ठीक है। अब मैं निचोड़ों को मिटा रहा हूँ, आपको मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ केवल, ठीक है। विस्कोसिटी, शांता, अरे सबके बहने का गुण, फ्लो की रेट क्या होती है, अलग अलग। पानी अलग रेट से बहता है, आपका जो तेल है वो अलग रेट से, ग्लिसरीन अलग रेट से, एल्कोहल अलग रेट से, सबसे फ्लो की रेट क्या होती है, अलग अलग होती है, वो तो होती है विस्कोसिटी, ठीक है। आप मुझे बताओ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन
जिसको आप कहते हो शानदारता। वेरी गुड सर, हमने तो ऐसे टर्म्स पढ़ी ही नहीं है। नहीं पढ़ी तो पढ़ो ना, याद आपको कुछ करना ही नहीं है। मैंने कुछ याद किया क्या? बस एग्जाम्पल से दिमाग में जो भी आपके दिमाग में आए बैठाओ चिपकाओ, बैठाओ चिपकाओ। याद किसी को भी नहीं रखना। देख लेना अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है या नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ये तो आपको ऑब्वियस ही बात है, पता लगा लोगे इतने तो आप इंटेलिजेंट हो गए ही। ठीक है, कंसंट्रेशन कैसा है? सर 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 सोचने दो। चलो देखो, कंसंट्रेशन होता है सर मोल प्रति लीटर। क्या होता है? मोल ओवर लीटर, यही तो होती है कंसंट्रेशन। मोल कैसे निकालते हो? गिवन वेट ओवर मोलिकुलर वेट, ये तो होती है कंसंट्रेशन। मोल कैसे फाइंड करते हो? दिया गया भार बटे अणुभार, गिवन वेट ओवर मोलिकुलर वेट। सब कुछ गिवन वेट कैसा होगा? आप जितना लोगे, जितना ज़्यादा लोगे मोलिकुलर वेट तो फिक्स रहेगा। गिवन वेट जितना ज़्यादा लोगे मोल उतने ही क्या आएंगे? ज़्यादा आएंगे। और ऊपर वाली क्वांटिटी जितनी ज़्यादा आएगी, नीचे वाली तो फिक्स है, ऊपर वाली जितनी ज़्यादा आएगी ये रेशियो उतना ही क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो मोल कैसी प्रॉपर्टी है? मोल कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। मोल कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। लीटर का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। ठीक है, और हम जानते हैं कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो कोई पूछ ले कि जो कंसंट्रेशन है वो कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है। बैठा इतना दिमाग में? और देखो, और एग्जांपल्स आप इनके देखो। द्विध्रुव गुण बताओ, द्विध्रुव गुण। डायपोल मोमेंट आप बताओ, डायपोल मोमेंट बताओ आप। डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। एक बताओ आप हीट कैपेसिटी, एक बताओ आप हीट कैपेसिटी, और एक आप मुझे बताओ मोल। ये कैसी प्रॉपर्टीज हैं? द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये किस पे डिपेंड करता है? द्विध्रुव आघूर्ण किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे डिपेंड करता है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो डायपोल मोमेंट कैसी प्रॉपर्टी? हीट कैपेसिटी बताओ पहले कैसी? डायपोल मोमेंट बताओ। ये तो आपकी इंटेंसिव। सबकी क्या होती है? अलग अलग होती है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। कोई भी सब्सटेंस जितनी ज़्यादा हीट लेगा उसकी हीट कैपेसिटी उतनी क्या होगी? ज़्यादा। तो जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? अमाउंट डिपेंडेंट, मात्रा पर निर्भर करती है। इसलिए ये कैसी हो गई? एक्सटेंसिव। कैसी हो गई? एक्सटेंसिव। मोल बताओ, मोल। अभी तो कहा था गिवन वेट ओवर मोलिकुलर वेट, फॉर्मूला होता है मोल का। गिवन वेट जितना ज़्यादा होगा मोल उतने ही क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो जो मोल है वो भी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब देखो, आप कुछ भी XYZ कोई भी एग्जाम्पल आपके साथ आ जाए, कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए, आप तुरंत प्रभाव से सोचोगे कि ये क्या हो सकता है? एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव? आप तुरंत प्रभाव से उसका आंसर दे दोगे। कैसे दोगे? पता लग गया आपको, पहचान जाओगे। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या होता है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एरिया सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को एरिया सब्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, वो नेचर पे डिपेंड करती है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? अमाउंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आपके जो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम थी वो ख़त्म होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो ख़त्म हो गया है। आप चाहो तो 2019 का NVS का पेपर उठा के चेक कर लेना, या फिर 2020 का फर्स्ट ग्रेड का पेपर उठा के चेक कर लेना। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन नवोदय के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन सीधे पूछा था, कौन कौन से प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव गुणों को पहचानो। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन उसमें आए थे। देखना भाई, 2019 का नवोदय का पेपर था, उसमें 2 क्वेश्चन थे। अब अपने को पढ़ने अवस्था फलन और प्रतिफलन। अपनी अगली हेडिंग है
पथ फलन तथा अवस्था फलन तथा अवस्था फलन। ठीक है भाई। इंग्लिश में वो कहते हैं पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। पाथ, चलो ऐसे लिख देता हूँ, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन, लो शॉर्ट में लिख दिया। सीधे सीधे नाम से ही पता चल रहा है पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन। ऐसे गुण जो पथ पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? पथ फलन कहलाते हैं। और ऐसे गुण जो किस पर निर्भर करते हैं? अवस्था पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं? अवस्था फलन कहलाते हैं। तो आप लिखोगे दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन पाथ ऑफ ए सिस्टम, those properties which depends upon path of a system are called path function, and those properties which depends upon initial and final state of a system, those properties which depends upon initial and final state of a system are called state function। पदार्थ के ऐसे गुण जो पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? अवस्था फलन कहलाते हैं। और जो पदार्थ के पथ पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके पथ फलन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हाँ एग्जाम्पल और ये देखो, चलो समझा देता हूँ मैं। सबसे पहले आप देखो स्टेट फंक्शन, आप देखो सबसे पहले स्टेट फंक्शन। तो हमने क्या कहा? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टेट फंक्शन वो कहलाते हैं। ठीक है। दोज फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन initial and